हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो पहले वीडियो में हमने कवर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री, है ना, उसके हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज भी देख लिया था। आज जो हम कवर करने वाले हैं कॉमर्स। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कॉमर्स क्या होता है बच्चों? We can refer to the commerce as all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. Commerce क्या होता है बच्चों? कैसे भी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो, कैसी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो, बस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हो वो कहाँ तक पहुंच जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कंज्यूमर तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? कॉमर्स। अच्छा, अगर हम गुड्स बना लें, ठीक, बना के रख लें, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो क्या प्रोड्यूस करने का कोई मतलब निकलेगा? क्या उस गुड्स बनाने का कोई मतलब निकलेगा? नहीं ना। तो गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर आर सेटल्ड एट डिफरेंट प्लेस, है ना। तो हमको वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये क्या कहला रही? कॉमर्स कहला रही। अब बच्चों जो कॉमर्स होता है ना वो टू टाइप्स का होता है। तो कॉमर्स होता है ना बच्चों, उसको दो क्लासिफाई किया गया है, टू कैटेगरीज में। फर्स्ट है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाय और सेलिंग करना गुड्स और सर्विस की, ये कहला गया क्या? ट्रेड। द ट्रेड इज सेगमेंट ऑफ कॉमर्स बीइंग टुगेदर द मैन्युफैक्चर एंड द कंज्यूमर, दैट इज लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चर और द कंज्यूमर। ठीक ना, इसको भी क्लासिफाई किया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है बच्चों? इंटरनल ट्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस विथ हिज ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, है ना। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कंट्री के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड, है ना। और ये होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड भी इसे कहते हैं। ठीक, करेंसी होती है वो सेम होती है, उसी होम की होगी, ठीक ना, उसी कंट्री की करेंसी में ही ट्रेड होगा। ये होलसेल ट्रेड भी होता है और रिटेल भी होता है। होलसेल क्या, जहां बल्क में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, और रिटेल जहां स्मॉल अमाउंट में बाइंग और सेलिंग हो रही है ना, जहां पे रिटेलर जो है होलसेल से लेकर के आते हैं या प्रोड्यूसर से लेकर के आएंगे और स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या हुआ बच्चों? जहां पे बाइंग और सेलिंग हो रही है कंट्री के बाहर, वो होगा एक्सटर्नल ट्रेड। ये भी तीन तरह के होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब डोमेस्टिक गुड, मतलब हम अपनी कंट्री से बाहर गुड्स भेज रहे हैं तो वो क्या हुआ? एक्सपोर्ट करना हुआ, है ना। इंपोर्ट करना, जब वहां से बाहर से हम फॉरेन से अपने कंट्री में गुड्स ला रहे हैं तो वो क्या हुआ? इंपोर्ट हुआ, राइट। इंटरपोर्ट क्या हुआ बच्चों? जहां पे दो कहीं और से खरीद के कहीं और पे ही बेच रहा है, वो क्या हुआ? इंटरपोर्ट हुआ। ठीक, पढ़ लेते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस टू फॉरेन कंट्री, है ना। अपने घर, अपने देश के, अपने कंट्री के गुड्स और सर्विस को बाहर बेचना। इंपोर्ट में बाहर के गुड्स एंड सर्विस को यहाँ परचेज करना। एंड इंटरपोर्ट इन्वॉल्व इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड देन री एक्सपोर्ट देम टू अनदर कंट्री, है ना। दूसरी कंट्री से खरीद के दूसरी और किसी दूसरी कंट्री को बेच देना ही क्या हुआ? इंटरपोर्ट हुआ। तो ये क्लियर हुआ इंटर ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम चलते हैं ऑटो ट्रेड। क्या होता है बच्चों? जो ट्रेड को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर कभी भी कोई दिक्कत आ जाए हमें किसी भी तरह की, तो वो सॉल्व करती है ना। एक्टिविटीज विच हेल्प in the smooth flow to trade is known as aids to trade or auxiliaries to trade. These activities make buying and selling of goods easier. These help in removing various hindrances of trade which arise in production and distribution of goods. Types of trade कौन से हैं? तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ट्रांसपोर्ट कैसे हेल्प करता है कि हम कहीं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर कहीं हमारा और बैठा हुआ है, तो वहां से वहां तक ले जाने में हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट। तो कैसे कैसे हो सकता है? रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, शिपिंग हो सकती है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस कैसे हेल्प करती है? नेसेसरी फंड प्रोवाइड करेगी बिजनेस को, ठीक, ताकि वो बिजनेस को और बढ़ा सके। फाइनेंस इज सेड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, है ना। फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहते हैं। एग्जाम्पल होगा कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सब क्या करती हैं? फंड प्रोवाइड कराती हैं बिजनेस को। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, है ना। कोई भी अगर अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो ये इंश्योरेंस क्या करेंगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, है ना। रिस्क जो होता है उसको प्रोटेक्शन देती हैं। जैसे कि अगर कभी मैरिन इंश्योरेंस फॉर गुड्स इन ट्रांसिट, फायर इंश्योरेंस फॉर वेयर हाउसेस, है ना। ये सब हो गए इंश्योरेंस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वेयर हाउस। तो वेयर हाउस क्या कर? तो वेयर हाउस इन्वॉल्व्स स्टोरिंग गुड्स अंटिल दे नीड
फॉर सेल्स और प्रोडक्शन, है ना। वेयर हाउस हेल्प करता है स्टोर करने को गुड्स के जब तक वो सेल ना हो जाए या प्रोड्यूस ना हो जाए, है ना। हेल्प्स मेंटेन स्टेडी सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट, बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। वेयर हाउस डिमांड और सप्लाई को भी बैलेंस करता है ना, जितना सप्लाई तो हो रही है, अगर उतनी डिमांड नहीं है तो क्या करेंगे, गुड्स को वहीं पे हम स्टोर करके रखेंगे, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो गुड्स निकाल लेंगे, ठीक। कोल्ड स्टोरेज ऑफ प्रीहेजिबल गुड्स, बॉन्डेड वेयर हाउस फॉर इंपोर्टेड गुड्स अवेटिंग ड्यूटी क्लियरेंस, राइट। लास्ट एडवर्टाइजिंग, तो ये भी हेल्प करता है, इन्वॉल्व करता है प्रमोटिंग गुड्स को, प्रमोशन के लिए, है ना, गुड्स को प्रमोट करने के लिए, सर्विस को प्रमोट करने के लिए, कंज्यूमर को अवेयर करता है गुड्स के बारे में, राइट। तो ये हो गई एडवर्टाइजमेंट। इंक्रीज अवेयरनेस एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, है ना। हेल्प बिजनेस रीच अ लार्ज ऑडियंस एंड एक्सपेंड देयर मार्केट, बिजनेस को हेल्प करता है लार्ज ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि टीवी हो गया, ऑनलाइन एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, राइट। ये सब हो गए क्या, एडवर्टाइज। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस का, बिजनेस में क्या रोल है, तो प्रॉफिट जो है वो फाइनेंशियल गेन ऑफ अ बिजनेस है। प्रॉफिट निकलता कैसे है बच्चों, तो प्रॉफिट जो निकलता है वो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, है ना। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मेजर ऑफ सक्सेस, है ना। हम इससे मेजर कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में, कितना सक्सेस हो रहा है ना। सोर्स ऑफ कैपिटल है, रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो रिस्क टेकिंग, रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग है, ग्रोथ अच्छी होगी, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ है, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, है ना। प्रॉफिट अगर अच्छा होगा तो इन्वेस्टर भी हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट भी आएगी। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब चलते हैं बच्चों हम अपने बिजनेस रिस्क की तरफ, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिना बिना रिस्क के तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। हर बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा, ठीक है। तो रिस्क प्रॉफिट या लॉस का रिजल्ट होता है ना, जो अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं, ये कोई एक्सपेक्ट करके कोई नहीं रखता कि हमको रिस्क होगा, है ना। क्या होगा, वो अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटी की वजह से जो होता है वो होता है बिजनेस रिस्क, ठीक। अब टाइप्स ऑफ रिस्क देख लेते हैं, एक होता है प्योर, दूसरा होता है स्पेकुलेटिव। प्योर रिस्क क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आए बच्चों जहाँ % पता है कि लॉस होगा या तो नहीं होगा या तो लॉस होगा, लेकिन गेन नहीं होगा, ठीक ना, ये पता है। और स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है, जहाँ पे 50-50 चांस हो, है ना, 50-50 चांस हो कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर कोई चीज जा रही है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आउटकम्स निकलते हैं, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, मान लो नेचुरल डिजास्टर है, तो ये प्योर रिस्क है कि हाँ होना ही है, मतलब लॉस ही होना है ना, या तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, या लॉस होगा, है ना। डैमेज हो जाए अगर गुड्स, है ना, अगर एक्सीडेंट हो जाए, जल जाए गुड्स, तो क्या होगा, लॉस ही होना है। हेल्थ रिस्क, तो इलनेस या इंजरी के कारण जो भी होगा लॉस होगा, या तो नहीं, या तो कुछ नहीं होगा या तो लॉस होगा, है ना, लेकिन ये पता है कि गेन नहीं होने वाला। वहीं पे इसमें क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, तो अगर स्टॉक हमारा ऊपर गया तो गेन हो जाएगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो ना लॉस होगा ना गेन होगा, और अगर नीचे आ गया तो लॉस हो जाएगा। ऐसे अगर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो गेन होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आया नो गेन, इनक्योर हुआ तो लॉस। रियल एस्टेट में भी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है तो गेन, नहीं बढ़ रही है तो नॉर्मल, और अगर गई तो लॉस हो जाएगा। नेचर क्या क्या है बिजनेस के, तो अनसर्टेनिटी, है ना, रिस्क जो है वो अराइज होता है अनसर्टेनिटी की वजह से, है ना, फ्यूचर के इवेंट्स में जिसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो हो गया अनसर्टेनिटी। जैसे कि इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आ गया है, चेंजेस हो गए कुछ कंज्यूमर प्रेफरेंस में, नेचुरल डिजास्टर आ गया, ये अनसर्टेनिटी। सेकेंड है प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क, प्रॉफिट कब मिलेगा, जब रिस्क लेंगे, है ना, ये नेचर है, जितना बड़ा प्रॉफिट, जितना बड़ा रिस्क रहेगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट होता है। ऑफ बिजनेस, तो रिस्क इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, को हम सोच ही नहीं सकते बिना रिस्क के, ठीक है। तो जहां बिजनेस चालू होगा वहां रिस्क तो होगा ही, ठीक। बिजनेस है तो रिस्क है ना, रिस्क के बिना बिजनेस है ही नहीं, ये नेचर हो गया। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज, अब रिस्क का कितना बड़ा हो सकता है, कितना कम हो सकता है, वो उसके नेचर और साइज पे डिपेंड करता है। अगर हम छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं तो हमें ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम वहीं पे बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान कर देगी अगर कभी कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं तो, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं बच्चों? तो नेचुरल कॉजेज हो सकता है जहाँ पे ह्यूमन का कोई कंट्रोल ना हो, वो होगा नेचुरल कॉजेज, है ना, जैसे कि अर्थक्वेक खाना, ठीक, ये सब क्या करेंगे, हैवी लॉस देंगे बिजनेस को। फिर ह्यूमन कॉजेज, तो ह्यूमन कॉजेज कहाँ, जहाँ पे चांस हो लॉस का ह्यूमन बीइंग या एम्प्लॉय के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, जैसे कि अगर कोई डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय है जो कि हैवी लॉस कर सकता है बिजनेस को, अगर वो छोड़ के चला जाए और अपने बिजनेस का सीक्रेट किसी और बिजनेस को बता दे, कॉम्पिटिटर को बता दे, तो क्या होगा, फ्रॉड कर सकता है ये, है ना, इससे हैवी लॉस होगा। इकोनॉमिक कॉजेज, तो इकोनॉमिक कॉजेज में हो जाते हैं जैसे मार्केट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज चेंज हो रही है, इसमें आ जाएंगे इकोनॉमिक कॉजेज में। फिजिकल कॉजेज डैमेज ऑफ एसेट्स, है ना, एसेट्स डैमेज होना फिजिकली, है ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज होना, ओल्ड, हम अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसके कारण जो लॉसेस होते हैं, या किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाना, ये सब क्या आ जाएंगे, फिजिकल कॉजेज में आ जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा बिजनेस रिस्क, है ना, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम अपना चैप्टर सेकंड नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।